हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जीएस बूस्टर का जो बुक है उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में आप लोग का टोटल एमसीक्यू 500 एमसीक्यू दिया गया है। पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यानी 500 में आप लोग का पूरा पॉलिटी कवर हो जाता है। यानी कि जो इस बुक में जो लास्ट में आप लोग का एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसमें 500 क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं आज आप लोग का इसका पार्ट 1 मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। फिर इसके बाद जो भी आएगा पार्ट वो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ऐसे ही इस जो पूरे बुक को मैं समाप्त कर दूंगा। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए, जिससे कि आप सभी का अच्छे तरह से रिवीजन हो सके। और आप लोग का जैसे कि आप लोगों को परीक्षा होने वाला है मार्च में, मेंस का सीजीएल जो होने वाला है उसको उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस बुक में जितने भी एमसीक्यू मैं आप लोग को करा दूँ। तो आज इस जो चैप्टर का हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर अगला पार्ट आप लोग का लगभग 2 से 3 पार्ट में मैं इसको 3 से 4 पार्ट में कवर कर दूंगा। तो आप लोग चलिए हम लोग आज पहला सवाल देखते हैं। क्या आज का पहला प्रश्न, तो हम लोग पहले इसको जूम कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? ये आप लोग का पहला सवाल ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी हम लोग अपने संविधान में कहाँ उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। उसको हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना। उसमें हम लोग भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि प्रस्तावना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा संविधान संशोधन यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आप लोगों का प्रस्तावना को जोड़ा गया था संविधान में। और ये आप लोग का 1976 ईस्वी को हुआ था आप लोग का ये संविधान संशोधन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा नंबर सवाल, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा यानी संविधान का आत्मा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संविधान का आत्मा आप लोग का प्रस्तावना को ही कहा जाता है। संविधान का आत्मा आप लोग का बोला जाता है। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। देखिए, अगर मैं आप लोग को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था और उसी में आप लोग का मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, जिसको फंडामेंटल ड्यूटी बोला जाता है, जिसको संविधान के अनुच्छेद नंबर 51 के क में उसको रखा गया है। तो उसको भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही उसको ऐड किया गया था हमारे संविधान में। तो मूल कर्तव्य भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी सवाल पूछा जाता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी आप लोग का याद करते हुए चलिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में देखिए, अगर आप लोगों से इसका हिंदी पूछा जाए तो आप इसको बोला जाए प्रस्तावना, अगर इंग्लिश तो प्रियम्बल। तो भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है आप लोगों का प्रस्तावना में। तो आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो आप लोग का ऑप्शन में 3 वो जो आप लोग का 3 ऑप्शन दिया होगा उसमें उसका यूज किया गया होगा, और एक आप लोग वैसा ऑप्शन दिया होगा जिसमें यूज नहीं किया गया होगा। तो देखिए, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख लीजिए, जिसको बोला जाता है संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जिसको बोला जाता है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया है। समाजवादी को भी ऐड किया गया है। और एक और ऑप्शन आप लोग का होगा ऊपर, मैं उसको देख लेता हूँ। और एक आप लोग का धर्म निरपेक्ष, उसको भी ऐड किया गया। बट आप लोग ये संघीय जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं उसको ऐड नहीं किया गया है, मतलब उसका प्रयोग नहीं किया गया इसमें, ये आप बोल रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व है, ये आप लोग याद करते हुए चलिएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। वह प्रथम देश कौन है? वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित के रूप में शामिल किया गया? ये आप लोग का अमेरिका है, जो कि उसका जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो प्रथम देश कौन सा है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया गया है, तो वो आप लोग का अमेरिका आप लोगों का वो पहला देश होगा जिसने प्रस्तावना को लिखित रूप से संविधान में शामिल किया है। आप लोग याद रखिएगा कि अमेरिका अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि किस संविधान है, तो आप लोग का वो हो जाएगा आप लोग ब्रिटेन का जो यानी कि इंग्लैंड का जो संविधान है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटेन, उसका अलिखित यानी बिना लिखा हुआ संविधान है, अलिखित संविधान ब्रिटेन का। याद करते हुए चलिएगा, जिसको ब्रिटिश भी कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो अभी तक एक भी बार संशोधन नहीं किया गया। एक बार संशोधन किया गया, जो कि देखिए एक बार उसको कब किया गया, जब उसको जोड़ा गया था, तो उसी बार एक बार संशोधन किया गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जिसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 42वां संविधान संशोधन जो आप लोगों का हुआ था, वो आप लोगों का हुआ था 1976 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख पा रहा होगा। उसी के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार आप लोगों का संशोधन किया गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 9? तो आप लोग अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो मैंने अभी आप लोगों को पहले कितनी बार बता चुका हूँ कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आप लोग का समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 3 शब्द आप लोग का प्रस्तावना में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए हम लोग अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कह रहा है, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यानी कि आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि संविधान जब लागू हो रहा था उस समय कौन सा शब्द था जो कि आप लोग का प्रस्तावना में शामिल नहीं था, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, अभी आप लोगों को बताया कि समाजवादी जो था वो नहीं था शामिल, इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी यानी कि आप लोग का समाजवादी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका 10 का हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस उल्लेख मतलब इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया, यानी किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है हम लोगों को प्रस्तावना में। तो आप लोग का क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग का 11 का हो जाएगा, डी यानी कि वयस्क मताधिकार आप लोग का प्रस्तावना में नहीं है। तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग 12वां नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल आप लोग क्या कह रहा है, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं, तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। ये सवाल पहले आ चुका है, तो हम लोग प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्शों का हम देख सकते हैं, सभी अब याद कर लीजिए। 13वां नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा है, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका ऐतिहासिक मत ये था कि इसमें आप लोग का संविधान का जो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों से पूछा जाए, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट द्वारा दिया गया जो निर्णय था, उसका ऐतिहासिक महत्व ये था कि वो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत ये था उसका। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हम लोग 14 नंबर सवाल में हम लोग को मिलान करना है। क्या मिलान करना है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो क्या इसका हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग को बताना है। बताइए इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर देखिए। तो इसका पहले आप लोग क्या होगा, इसका राइट आंसर तो पहले आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी न्याय होगा, फिर आप लोग का स्वतंत्रता होगा, फिर आप लोग का समानता होगा, फिर आपका बंधुता होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी डी होगा। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर, यानी पहले आप लोग को न्याय के लिए आप लोग को काम किया जाएगा, आप लोग भारतीय सरकार में, फिर आप लोग का स्वतंत्रता दिया जाएगा, फिर आप लोग का सब में आप लोग का समानता यानी एकजुट होने यानी कि भेदभाव का कोई भी विचार नहीं रहेगा, फिर चौथा आप लोग का बंधुता रहेगा। सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। इस बुक में अच्छे सवाल दिए गए हैं जिसमें आपको परीक्षा में पूछा जाता है, वो सभी सवाल इसमें हैं। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार देख लीजिएगा, जिससे आप लोग का रिवीजन हो सके, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हैं आप लोग चले जाते हैं। तो चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों को प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया, यानी कि प्रस्तावना में इन जो शब्द दिया गया तो किस क्रम में रखा गया, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो इसका क्रम हो जाएगा वो पहले आपको क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका क्रम हो जाएगा, पहले आप लोग ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रभुत्व संपन्न पहले होगा, फिर अब इसको इसके बाद जो रखा गया उसका नाम समाजवादी है, फिर उसके बाद आप लोग लोकतांत्रिक है उसको रखा गया, फिर आप लोग ऑप्शन नंबर 4 यानी गणतंत्र यानी कि ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष को रखा गया, बाद में आप लोग का गणतंत्र को रखा गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। यानी कि हम लोग क्या गया, पहले 3 आया था, फिर आप लोग का 2 आया था, यानी 3 2 1 4 5 इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका इस क्रम में रखा गया था। हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ चुके हैं। 16 नंबर सवाल में आप लोग का क्या कह रहा है, ये आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, मैं आप लोग को पढ़ के बताऊंगा, तो आप लोग उसको सुनिएगा जिससे आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है, तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ रखा गया, ये आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग का उद्देशिका में इसको व्यक्त किया गया है, सभी आप लोग याद कर लीजिए उद्देशिका। हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ चुके। प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे, कौन सा, ये समानता है। समानता यानी सबको समान दर्जा दिया जाएगा, किसी को अनादर नहीं किया जाएगा, यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 18 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुता का क्या अर्थ है, तो आप लोग का बंधुता का क्या अर्थ है ये आप लोग को बताना है। तो भाईचारा यानी आप लोग अगर बंधुता का मतलब पूछा जाए तो भाईचारा इसका राइट आंसर हो जाए। हम लोग 19 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण है, यानी धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी एक धर्म की ओर मतलब कि मारपीट नहीं करेगा, इसमें सभी धर्मों के लिए उल्लेख किया जाएगा, यानी धर्मनिरपेक्ष। इसका कौन सा एक राज्य का उदाहरण आप लोग से पूछा जा रहा है। राज्य अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य का कोई अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, इसका राइट आंसर है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग का जो सवाल दिए गए वो सभी आप लोग को समाप्त हो जाएंगे, और आप लोग उसको बार बार देखिएगा जिससे कि आप लोग का रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ था, तो भारतीय संविधान में द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का अर्थ यह था कि आप लोग का धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, इसमें
राज्य इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी इसका ये मतलब हो जाएगा कि धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है, राज्य इनमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए धर्म निरपेक्ष को जोड़ा गया था, क्योंकि ये सब भारत में अगर एक धर्म की ओर अगर आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे धर्म भारत में रखे जाते हैं, तो हम लोग उसको सबका हम लोग सम्मान करते हैं। चलिए हम 21 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। सभी आप लोग याद कर लीजिएगा, भारत एक धर्म निरपेक्ष है। ये सभी आप लोग आता है पेपर में। अगर आप लोग से यह पूछा जाए कि धर्म निरपेक्ष आप लोग का यानी धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है, तो 25 नंबर अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर अनुच्छेद में आप लोग का धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि सबका अलग अलग धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद नंबर 25 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, यह आप लोग से पूछा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू ने किया था, लेकिन उसके बाद आप लोग जो मोतीलाल नेहरू का जो बेटा था उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, उसने ही आप लोग का निम्न में से किसने भारतीय संविधान के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, तो आप जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग का बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या था उसका बताइए आप लोग, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। उस समय भारत की स्थिति वास्तविक गणतंत्र की संवैधानिक स्थिति उस समय यह थी, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप लोग संघ का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में, बाकी आप लोग का प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख किया गया है। 25 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गणतंत्र के में अंतिम शक्ति किसके पास होती है, तो गणतंत्र में अंतिम शक्ति आप लोग का जनता के पास होती है, जनता ही आप लोग का अंतिम शक्ति होती है। हम लोग जनता जिसको चूज करेंगे वो भारत में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या आप लोग का CM OM बनते हैं, आप सभी को पता होगा। हम लोग 26 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए भारत एक गणतंत्र है। हम लोग 27 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या आप कर रहा, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय, इसका बताइए आपको क्या होगा इसका राइट आंसर, तो साम्यवादी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है साम्यवादी। उदारवाद का प्रतीक क्या है, आप लोग से पूछा जा रहा है कि उदारवाद का प्रतीक आप लोग का क्या है, तो उदारवाद का प्रतीक आप लोग का क्या है, तो राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता है उदारवाद का प्रतीक। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो आप लोग का कर्नाटक यानी आप ये नागालैंड आप लोग का एक राज्य है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बाकी आप लोग ये आप लोग देख पा रहे हैं पुडुचेरी, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप सभी आप लोग का केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय संघ में कितने राज्य है, तो 28 राज्य हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप लोग का 12 अनुसूची है, सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में आप लोग भाषाओं को शामिल किया गया है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन भी है कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख कितनी संख्या में, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषा आप लोग का है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का उल्लेख है उसमें से आपको टोटल आपको कितनी भाषा, ये आप लोग से पूछा जा रहा था। तो अब हम लोग 34 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ चुके हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो आप लोग अंग्रेजी भारतीय भाषा में शामिल नहीं है, बाकी आप लोग का संस्कृत हो गया, सिंधी, नेपाली, ये सभी आप लोग का शामिल है। 35 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी, सबसे बाद में आप लोग का पूछा जाए तो आप लोग का सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ी गई थी बाद में आप लोग का, ये सभी आपका राइट आंसर है। चलिए हम लोग 36 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शामिल नहीं है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो सिख भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को टिक करना रहता है, जो ऑप्शन में आप लोग भाषाओं को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तब आप लोग से सवाल बनेगा। भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्य एवं संघ यानी उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, तो प्रथम अनुसूची में आप लोगों का उसका उल्लेख किया गया। संविधान में टोटल आप लोगों का 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में से पहला अनुसूची आप लोग ये आप लोग बताता है कि भारत में राज्यों एवं क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, तो उसमें आप लोग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। सभी आप लोग याद रखिएगा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आप लोग का प्रथम अनुसूची में आता है, पहला अनुसूची में आता है। चलिए हम लोग 38वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका राइट आंसर, किसमें किस अनुसूची में यह दिया गया आप लोगों का। इसका राइट आंसर पांचवी अनुसूची में आप लोग SC ST का प्रावधान है कि SC ST यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ये सभी आप लोग का 5वीं अनुसूची में आप लोग इसका उल्लेख किया गया, इसके बारे में बताया गया 5वीं अनुसूची में। SC एवं ST के बारे में उल्लेख किया गया, नहीं बताया गया 5वीं अनुसूची में। हम लोग 39 नंबर सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, जिसमें भूमि सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भूमि सुधार से संबंधित है पहला अनुसूची, यानी पहला संविधान संशोधन आप लोग का भूमि सुधार से संबंधित है।
जो कि आप लोग 1951 में इसका पहला संविधान जो हुआ, संविधान संशोधन आप लोग 1951 में हुआ था। वो हम लोग 40 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है? तो आप लोग का छठी अनुसूची में ये कहा गया, यानी 6 शेड्यूल यानी छठी अनुसूची में कहा गया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों का प्रशासन एक विशेष प्रावधान के रूप में कहा गया है। कौन सा अनुसूची? तो छठी अनुसूची, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग 41 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़। कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आप लोग का क्या आता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। समवर्ती सूची आप लोग का वो होता है जो आप लोग का राज्य सूची में भी होता है और आप लोग का केंद्र सूची में भी, यानी संघ सूची के अंतर्गत भी आता है। दोनों को मिला के समवर्ती सूची कहा जाता है। तो उसमें से कौन सा विषय आप लोग का है, आप लोग बताइए, उसका क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, इसका आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको इंटरनल नदियाँ, यानी इंटरनल जो आप लोग का नदियाँ हैं वो आप लोग का समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं नागरिकता, ये आप लोग का संघ सूची के अंदर आता है। या आप लोग का मजदूर, यानी ये भी संघ सूची के अंदर आता है। स्थानीय प्रशासन सब आप लोग का संघ सूची के अंदर आता है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सूची का कौन सा विषय आप लोगों से पूछा जा रहा है? तो राज्य सूची में आप लोग का कृषि आती है, यानी कृषि आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी आप लोग का शिक्षा भी सब आप लोग का समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा आप लोग का समवर्ती सूची में आता है। आप लोग का आप लोग का रक्षा है, आप लोग का संघ सूची में आता है। ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में आप लोग का दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग अब 44 नंबर सवाल, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? किस सूची के अंतर्गत आप लोग का राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है? ये आप लोग से पूछा जा रहा है, कौन सी अनुसूची के तहत? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एन, चौथा अनुसूची। जब याद रखिएगा कि राज्यसभा में जितने भी सीटों का जो आवंटन होता है वो लोग चौथी अनुसूची के अंतर्गत उसका विशेष प्रावधान है। चलिए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, यानी कुल कितने विषय हैं आप लोग का भारतीय संविधान में संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? तो देखिए, संघ सूची के अंतर्गत आप लोग का टोटल आप लोग का 100 विषय हैं जो कि आप लोग का संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। और आप लोग का जो 66 में आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। सभी आप लोग याद करिएगा। देखिए, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? तो शिक्षा आप लोग का मैंने भी बताया कि समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया शिक्षा को। अब हम लोग 47वें नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में आप लोग कौन सा शामिल है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। आप लोग पहले पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर आप लोग आंसर देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग का व्यापार संघ इसका राइट आंसर है। ये समवर्ती सूची में आप लोग का व्यापार संघ है जो शामिल है। बाकी आप लोग का जो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये सभी आप लोग याद करिएगा। सिविल मामलों में जैसे विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामले पर संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया? ये आपको बताना है। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ जिससे आप लोग को दिखे क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग ये सब सिविल जो मामला होता है, जैसे कि विवाह, तलाक, विरासत आदि के मामले में संविधान ने किसे कानून बनाने का अधिकार दिया है? तो ये राज्य और केंद्र और राज्य को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत इसको रखा गया कि राज्य चाहेगा तभी इस पर कानून बना सकता है और केंद्र भी चाहेगा तो इस पर सब कर सकता है। तो इसका ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा कि 48 में जो आपका विवाह, तलाक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? तो अवशिष्ट शक्ति का अर्थ आप लोग का क्या हो जाएगा? वह विधायी शक्ति जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं दिया जाता है उसको कहा जाता है। आप लोग याद रख लीजिएगा उसको। हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उसका जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आप लोग किसके पास होता है, ये पूछ रहा है। तो संसद के पास वो अधिकार होता है कि अवशिष्ट शक्ति पर वो कानून बना सकता है। संसद में आप लोग का राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाएगा। तो हम लोग 51 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में अगर आप लोग से पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद में आता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। जो आर्टिकल का जो चैप्टर आएगा मैं उसमें आप लोग को बताऊंगा। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आप लोग को 25 नहीं दिया गया। तो आप लोग को मूल संविधान में 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में अगर आप लोग से पूछा जाए तो 25 भाग हैं टोटल। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहेगा आप लोगों का? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो नागरिकता का प्रावधान किस भाग में दिया गया? तो भाग नंबर 2 में आप लोग नागरिकता के बारे में कहा गया है कि आप भारत में नागरिकता के बारे में कैसे हम लोग उसका नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों से इसका अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक आप लोग का नागरिकता के बारे में है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग 54 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल भी आप लोग का मूल अधिकार से संबंधित है और वो आप लोग का नागरिकता से संबंधित था। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में बोला गया? तो भाग नंबर 3। देखिए, भाग नंबर 1 में आप लोग क्या कहा गया है? भारत एक केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्यों का संघ होगा। और भाग 2 में आप लोग का नागरिकता के बारे में कहा गया है। भाग 3 में आप लोग का मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। सभी आप लोग याद रखिएगा। और भाग 4 में अगर आप लोग पूछा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया। देखिए, आगे आप लोग दिया भी गया भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया? तो राज्यों के नीति निर्देशक के बारे में किया गया। हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग से यह पूछा जाए कि राज्य क्या दिया गया था? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद कितने से आते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक आप लोग राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया। 56 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूची भारतीय संविधान के किस भाग को किस प्रधान में रखा गया आप लोग बताना है। तो मैंने सभी आप लोग को बता चुका हूं, आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिए। देखिए, आप लोग मूल कर्तव्य भाग 4 के 1 में रखा गया, जो कि आपका एक आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और भाग 4 का के उसी समय जोड़ा गया था जिसमें आप लोग मूल कर्तव्य को रखा गया था भाग 4 के क में। तो एक आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और भाग 1 में आप लोग क्या हो जाएगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए, आपको भाग 9 के क में क्या रखा गया? नगर पालिका को रखा गया है। भाग 9 में आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। सभी आप लोग याद रखिएगा।
भारतीय संविधान में निम्न में से किसी अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में रखा गया? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दल बदल कानून में आप लोगों को 10वीं अनुसूची है उसके बारे में कहा गया। 10वीं अनुसूची में आप लोगों को दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ डैश सूची का विषय है, किसके बारे में कहा गया है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को संघ के बारे में बताया गया है, संघ। भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश सूची का विषय है, किसका विषय है आप लोगों को बताइए किसका विषय है? तो ये भी संघ का विषय है आप लोग का। हम लोग 60 नंबर सवाल तक हम लोग हैं, अब 60 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भूमि पर कर यानी टैक्स डैश सूची का विषय, किस सूची का विषय है? ये भी आप लोग का संघ सूची। देखिए मैंने अभी जितने भी 3 सवाल कराए वो सभी में संघ सूची के विषय थे। संघ सूची आप लोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद रखिएगा। हम लोग 61 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन आप लोग कौन से सूची के? तो ये आप लोग राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जो वन होता है ना, वन यानी जंगल, वो आप लोग राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वन राज्य सूची के अंतर्गत भी आता है और आप लोग का संघ सूची के अंतर्गत आता है, वो आप लोग का दोनों में आता है, सभी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र सूची का विषय यानी विदेशी अधिकार का जो क्षेत्र है वो किस सूची का विषय है? बताइए किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है आप लोग का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी और जुआ किस विषय के अंतर्गत आता है? आप लोग को बताना है कि सट्टेबाजी एवं जुआ किस विषय के अंतर्गत है। तो किस विषय के अंतर्गत है? तो आप लोग को पता होगा कि जो सट्टा एवं जुआ वो राज्य विषय का है, तो राज्य के क्षेत्र में इसका होगा, तो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा आपको सट्टेबाजी एवं जुआ। हम लोग 64 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम के लिए किस सूची में इसके बारे में बताया गया? तो ये आप लोग पशुओं से क्रूरता की रोकथाम के लिए आप लोग समवर्ती सूची में इसका वर्णन किया गया है। 65 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो ये आप लोग का कानून बनाने का अधिकार है जो आप लोग किसके पास है? तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति आप लोग का किसके पास है? मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। 66 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन डैश सूची का विषय है, किस सूची का विषय है आप लोग का? ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समवर्ती सूची का यह विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आप लोग जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बताया गया है। हम लोग 67 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय आप लोग का खुफिया एवं जांच ब्यूरो जो आप लोग का पक्का आप लोग का समवर्ती सूची के देखिए आप लोग समवर्ती सूची एवं राज्य सूची आप लोग कैसे उसको आप लोग याद कर सकते हैं? तो आप लोगों को वो नाम देख के आप लोगों को पता लग जाएगा कि वो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसको याद करिएगा कि राज्यसभा में कौन आता है, आप लोग का समवर्ती सूची में कौन आता है और संघ सूची में कौन आता है। ये सभी आप लोग एक लिस्ट बना के आप लोग अपने टेबल पे आप लोग चिपका दें और उसको रोज देखें, तब आप लोग ये सभी आप लोग को याद हो जाएगा कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है और कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब हम लोग 68 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची के अंतर्गत आता है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो किस सूची के अंतर्गत आएगा आप लोग का? तो देखिए बैंक जो जितने आप लोग संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, बैंक हो गए संघ सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगार को राहत के लिए किस विषय में किस विषय की सूची है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग का राज्य सूची का यह विषय है कि आप लोग विकलांग के बारे में राहत के लिए आप लोग राज्य सूची का विषय। राज्य सूची का विषय क्या है? राज्य विकलांग बेरोजगार। क्वेश्चन में आप लोग का ये सभी आप लोग का देगा। देखिए 7वीं अनुसूची में जितने विषय हैं वो सब याद रख लीजिएगा। जो विकलांग है सब आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। 70 नंबर में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन अक्षमता और दिवाला किस विषय के बारे में बताता है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। समवर्ती सूची में इसका विषय है कि शोधन अक्षमता और दिवाला। ये आप लोगों का समवर्ती सूची में आप लोग का है शोधन अक्षमता और दिवाला, यानी कि जो लोग पैसा नहीं पे कर सकते हैं यानी वो दिवालिया। सब आप लोग इससे याद रखिएगा। ये सब जल्दी याद नहीं होता है बट आप लोग याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास से आगे बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाखाने किस सूची के अंतर्गत आता है? ये भी आप लोग का समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता होगा। ये आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है? देखिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अस्पताल दवाखाना राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कोई जो आपको ऐसा विषय होगा जो कि आपको लगेगा कि वो संघ सूची के अंतर्गत आता है या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, बट वो आप लोग का राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वैसे ही क्वेश्चन ये था कि आप लोग का सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता अस्पताल दवाखाने ये किस सूची के विषय है? तो ये राज्य सूची के विषय हैं। बट आप लोग ये लग रहे होंगे कि ये दोनों सूची के विषय हैं, पर ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग ये याद कर लीजिएगा, वो आप लोग का सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना याद किए हुए आप लोग को कन्फ्यूजन में रहेंगे। हम लोग 72 नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? भारत एक राज्यों का एक संघ है। सीधा आप लोग ऑप्शन के बिना देखे ही आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं। संविधान में भारत को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? भारत एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में भारत को किस रूप से दर्शाया गया कि देखिए राज्यों का एक संघ, यानी बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया जिसको भारत कहा जाता है। सभी आप लोग याद रखिएगा। भारत को संविधान में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? तो राज्यों का एक संघ। देखिए 3 सवाल इसी पे आ गए हैं। 75 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व कौन सा नहीं है? तो सेना आप लोग का राज्य का तत्व नहीं है। सेना आप लोग का संघ सूची के अंतर्गत। 76 नंबर हम लोग बताइए 76 नंबर कौन सा है? देखिए सेना आपको देखते ही लग गया होगा कि सेना आप लोगों का किस सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है?
बताइए कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। देखिए ये सभी जो आप लोग ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये सभी आप लोग का राज्य का ही तत्व है। संप्रभुता क्षेत्र सरकार, ये सभी आप लोग का राज्य का ही एक आवश्यक तत्व है कि इसके बिना कोई राज्य नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सभी एक राज्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। उसमें एक सरकार होता है, एक क्षेत्र होता है, संप्रभुता है, सभी उनके लिए जरूरी है, तभी वो एक राज्य का एक तत्व है। ये तीनों एक राज्य का तत्व है। चलिए हम लोग 77 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, कौन सा एक नहीं है तत्व, कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, आप लोग से पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण तत्व आप लोग प्रशासन, आप लोग महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के अधीन आता है, तो राज्य के अधीन कौन सा आता है आप लोग को बताना है। तो राज्य के अधीन आप लोग का आंतरिक और बाहरी संप्रभुता आता है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। 79 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है, तो राज्य संचालित किसके द्वारा होता है, तो आप लोग सरकार के द्वारा राज्य संचालित, सभी आप लोग याद रखिएगा कि बिना सरकार के कोई भी राज्य नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों को संघ में शामिल करता है, तो नए राज्यों को संघ में शामिल कौन करता है, तो ये सभी पावर आप लोग का राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद बनता है। तो संसद के पास ये शक्ति है, क्योंकि बिना संसद जो है वो नए राज्यों का भी कर सकता है। नए राज्य बनाना, उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करके शक्ति में निम्न किसके पास है, संसद के पास है। भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन कर देता है, तो संसद देता है। भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकता है किस बहुमत के द्वारा। इसमें आप लोग का बहुमत से सवाल है कि किस बहुमत के तहत आप लोग का जो संसद है वो आप लोग का राज्य के सीमाओं में उनके नाम में परिभाषित यानी चेंज कर सकता है। तो ये आप लोग का समान बहुमत से ये आप लोग का पारित हो जाता है कि भारतीय संसद में राज्यों के नाम और सीमाओं को परिभाषित कर जाता है। समान आप लोग कोई भी राज्य का अगर नाम चेंज करना है और उनके सीमाओं में परिवर्तन करना है तो वो समान बहुमत के द्वारा, यानी कि जो ज़्यादा बहुमत नहीं, समान बहुमत से ही वो पारित हो जाता है नाम और सीमाओं में परिवर्तन राज्यों का। चलिए हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से भाषाओं के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाओं के आधार पर पहला राज्य बना था, जो कि 1956 में बना था। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पूर्ण गठित हुआ, देखिए 56 में मैंने आप लोगों को बताया। उससे संबंधित सवाल भी इस बुक में है, तो मैं जो वर्ड बोलूँगा वो भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उससे भी आप लोग का सवाल बन जाएगा। 1956 में राज्य पूर्ण गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। उसमें 14 राज्य थे और 6 को संघ राज्य था। 14 को आप लोग का राज्य था और 6 को केंद्र शासित, जिसको हम संघ राज्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं। किस वर्ष कर्नाटक राज्य एकीकरण किया गया था, तो किस वर्ष में कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था, तो आप लोगों को बताना है किस वर्ष में किया गया था। तो आप लोगों का वर्ष भी बहुत पूछा जाता है। देखिए जब भाषाओं के आधार पर जब राज्य बन रहा था उसी समय कर्नाटक का एकीकरण किया गया था, 56 में ही किया गया था। निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की थी, किस आयोग के द्वारा किया गया था, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग शाह आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य को बनाने की सिफारिश, शाह आयोग से सवाल आ चुका है। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था, तो आप लोग 1900 आप लोग याद रखिएगा, 1975 आप लोग याद रखिएगा। सिक्किम को राज्य का दर्जा 75 में मिला था। निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिका और अमीन द्वीप को नाम बदल कर लक्षद्वीप किया गया था। देखिए लक्षद्वीप में 3 द्वीप है, जिसको एक कहा जाता है आप लोग का लक्षद्वीप, एक आप लोग का मिनिका और एक आप लोग का अमीनी द्वीप। इन तीनों का नाम बदल कर लक्षद्वीप कर दिया गया था। कब किया गया था ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900। कब किया गया था, 1973 को किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि लक्षद्वीप राज्य कब किया गया था, 1973। यानी देखिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग 100 सवाल ही करेंगे, तो आप लोग का 10 सवाल और बचा हुआ है, क्योंकि ये पार्ट 1 है। और जो भी आप लोग का पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं। ये सवाल तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लक्षद्वीप का नाम कब, मतलब कि इन तीनों द्वीप का नाम कब बदल कर किया गया था, तो 73 आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था, तो नागरिकता का जो प्रावधान है वो आप लोग कब लागू किया गया था, तो आप लोग 1949 में आप लोग को नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो भारतीय नागरिकता आप लोग गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा दी जाती है। सभी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग 94 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। 93 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनित करने की शक्ति देता है, तो कौन सा जो अनुच्छेद है वो शक्ति आप लोग प्रदान करता है, तो आप लोग का अनुच्छेद नंबर 11 जो है आप लोग का संसद को नागरिकता का अधिकार विनित करने का शक्ति देता है, याद रखिएगा। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है, तो इसमें आप लोग को जो भी आप लोग को विधि दी जाती है, पहले तो आप लोग को जन्म के द्वारा भी किया जाता है, इसका विधि जन्म के द्वारा किया जाता है। फिर आप लोग का इसमें बहुत सी विधि है, देखिए जन्म के द्वारा किया जाता है, फिर अनुवांशिक के द्वारा किया जाता है, फिर आप लोग का पंजीकरण द्वारा दिया जाता है। लेकिन अनुरोध द्वारा आपसे पूछा जाए तो अनुरोध द्वारा भारत का नागरिक नहीं दिया जाता। पहले आप लोग का जन्म के आधार पर, फिर आपका अनुवांशिक के आधार पर, फिर आप लोग पंजीकरण, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। इससे बाहर आप लोग का सवाल नागरिकता से नहीं आया, क्योंकि नागरिकता से ऐसे भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। हम लोग कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं होगा यदि वह, यह पूछा जा रहा है, कोई भी अगर आदमी यह देश छोड़कर चला गया और वह दूसरे देश से वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है वो भारत का नागरिक नहीं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है जो पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए, किस अनुच्छेद के तहत, ये आप लोगों को बताना है।
तो ये आप लोग अनुच्छेद नंबर आप लोग याद रखिएगा कि देखिए अनुच्छेद का जो आप लोग का नागरिकता का जो अनुच्छेद वो आप लोग 5 से लेकर 11 तक बताया गया है। और इस अनुच्छेद के जब लोग 6 अनुच्छेद यानी 6ठा अनुच्छेद ये बताता है कि पाकिस्तान से जितने भी नागरिक वो भारत आए हैं वो अनुच्छेद नंबर 5-6 के तहत वो भारत का नागरिक हैं। इनमें से कौन से वर्ग के नागरिकों को जो कि निर्धारित उम्र के हैं एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रवासी नागरिक। देखिए अप्रवासी नागरिक किसको बोला जाता है, जो दूसरे देश से यहाँ पे आया गया है उसको अप्रवासी बोला जाता है। भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, तो भारत की नागरिकता 3 तरीके से प्राप्त की जाती है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। 3 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जाती है, लेकिन 3 के अलावा आप लोग को 5 तरीका से आप लोग को टोटल नागरिकता प्राप्त की जाती है, लेकिन वो 3 आप लोग ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आप लोग अगर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 5 तरीके से आप लोग का नागरिकता प्राप्त करना की जाती है। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, यानी कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है अब भारत की नागरिकता, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत का नागरिकता आप लोगों का 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। अब हम लोग आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन नंबर 100 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में जो भी सवाल आएगा हम लोग देखिए, हम लोग इस वीडियो में हम लोग 100 तक सवाल कर लेते हैं, फिर अगला सवाल जो आएगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे मैं भी आपके लिए जो वीडियो बनाता रहूँ। और इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो उसका टेलीग्राम पे लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, इसका आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। चलिए आज का हम 100वां सवाल कर लेते हैं। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा, विशेष बहुमत नहीं तो साधारण बहुमत से भी भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए, जिससे कि आप लोगों को इसका PDF वीडियो बहुत सारी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए सोच रखा है, उसके लिए आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता